यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं, कोडेटा कसेरो की। ठीक है, और आज की क्लास में हम बात करेंगे यूनिट थर्ड में पैरेंटल केयर इन एम्फीबियन। ठीक है, देखिए जिस तरीके से लास्ट क्लास में हमने बात की थी मत्स्य या फिशेस के अंदर पैरेंटल केयर के बारे में, उसी तरीके से एम्फीबियंस होता है, उभयचर प्राणी। ठीक है, उभयचर प्राणियों में पैतृक संरक्षण। ठीक है, उभयचर प्राणियों में पैतृक संरक्षण पाया जाता है। पैरेंटल केयर या पैतृक संरक्षण एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, जो जनक होते हैं अपने अंडों का या अपने संततियों का उस समय तक पालन पोषण देख रेख करते हैं जब तक कि वो स्वयं इस योग्य ना हो जाए कि परभक्षों से अपनी रक्षा कर सके और अपना भोजन स्वयं प्राप्त कर सके। ठीक है, इसे पैरेंटल केयर पैतृक संरक्षण कहा जाता है। ठीक है, तो जो एम्फीबियंस होता है उभयचर प्राणी, उनके अंदर जो पैरेंटल केयर देखा जाता है वो भिन्न भिन्न प्रकार का देखा जाता है। कुछ एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, घोंसले का निर्माण करते हैं, नीड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, घोंसले का निर्माण करते हैं नदी के किनारे। ठीक है, या जो भी जल के स्रोत है उनके किनारे जो मिट्टी होती है कीचड़, वहां पर ये क्या करते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं और उस घोंसलों के अंदर अंडे देने का काम करते हैं, या फिर अपने जो भी इनके चाइल्ड होते हैं, संततियाँ होती हैं, उनके लिए घोंसला बनाने का काम करते हैं। उन घोंसलों के अंदर जो इनके अंडे होते हैं वो विकसित होते हैं और हैचिंग कर उनका स्फुटन होने के बाद उनके अंदर से बच्चे निकलते हैं। ठीक है, और उनका भी पालन पोषण उन्हीं घोंसलों के अंदर किया जाता है, वहीं पर उनको भोजन उपलब्ध करवाया जाता है इनके जनकों के द्वारा। ठीक है, इस तरीके से हाइलोडिस रैकोफोरस नामक जो एम्फीबियंस है, रैकोफोरस, वो क्या करते हैं, घोंसले का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से भी पैतृक संरक्षण देखा जाता है एम्फीबियंस के अंदर, जैसे कि इक्तियोफिश है। ठीक है, इक्तियोफिश या सैलामेंडर, इक्तियोफिश या सैलामेंडर नामक जो एम्फीबियंस है वो क्या करते हैं, अपने अंडों के चारों तरफ कुंडलन बनाकर बैठ जाते हैं। ठीक है, जिस जगह पर वो अंडे देते हैं उस अंडे के समूह के चारों तरफ कुंडली बनाकर बैठ जाते हैं इक्तियोफिश और सैलामेंडर नामक जो एम्फीबियंस है उनके अंदर, और परभक्षियों से अपने अंडों की सुरक्षा करते हैं। इस तरीके से भी प्रत्यक्ष रूप से भी, डायरेक्ट रूप से भी ये क्या करते हैं, अंडों का पालन पोषण करते हैं। ठीक है, देखिए घोंसले के निर्माण के अंदर तो क्या है, प्रत्यक्ष रूप से बच्चों का पैतृक संरक्षण या फिर अंडों का पैतृक संरक्षण किया जाता है। कीचड़ के अंदर अंडों को छिपा दिया जाता है, घोंसले का निर्माण कर अंडों को छिपा दिया जाता है और वहीं पर वो विकसित होते रहते हैं, पर भक्ष्यों का ध्यान नहीं जा पाता, वो दिखाई नहीं देते। ठीक है, ये क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से पैतृक संरक्षण है। लेकिन जो एम्फीबियंस क्या है, सक्षम है, जो सक्षम होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से भी अपने अंडों का पैतृक संरक्षण करते हैं, अंडों के चारों तरफ कुंडली बनाकर बैठ जाते हैं और परभक्षियों से उनकी सुरक्षा करते हैं। इस तरीके के डायरेक्ट पैरेंटल केयर भी इनके अंदर देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देह से आसंजन, कुछ एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जो कि अपने अंडों को अपने बॉडी के पार्ट से किसी भी जगह से अटैच कर लेते हैं। ठीक है, जो श्लेष्मा होता है म्यूकस, उससे अंडों को चिपका लेते हैं, फर्टिलाइज अंडों को या निषेचित अंडों को अपने सतह अपने बॉडी के किसी भी पार्ट से चिपका लेते हैं, आसंजन कर लेते हैं और
अपने साथ ही उन अंडों को लेकर चलते हैं और इस तरीके से अंडे विकसित होते रहते हैं और विकसित होकर उनमें हैचिंग होती है और जो नवजात शिशु होता है उनके वहाँ से वो निकलता है और इस तरीके से उनको ये क्या है पेरेंटल केयर करते हैं। इसके अलावा शिशुधानियों में परिवर्तन डेवलपमेंट इन मार्सुपियम, शिशुधानियों का विकास भी देखा जाता है, परिवर्तन देखा जाता है। शिशुधानियों का डेवलपमेंट, शिशुधानियों में क्या होता है छोटे छोटे पैकेट्स बनाया जाता है। जीव जो एम्फीबियंस होते हैं वो अपने शरीर के अंदर फोल्ड्स बना लेते हैं। जो अंतस्थ त्वचा होती है उनमें जो वलय पाया जाता है उन वलयों के अंदर ये क्या है फर्टिलाइजर एग्स को छिपा कर रखते हैं और वहीं पर ये विकसित होते रहते हैं। इस तरीके से इन्हें अंडधानियां बोला जाता है। शिशुधानियां या फिर अंडधानियां, शिशुधानियों के अंदर ही ये क्या है विकसित होते रहते हैं। जो जीव जो एम्फीबियंस होते हैं उनकी जो आंतरिक सतह होती है, बॉडी के अंदर की तरफ जो इंटरनल सरफेस पे जो आंतरिक सतह होती है वहाँ पर फोल्ड्स पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं। उन वलयों के अंदर ये अपने अंडों को छिपा के रखते हैं या स्तन जो इनके नवजात शिशु होते हैं उनको ये वहीं पर छिपा के रखते हैं और वहीं पर ये विकसित होते रहते हैं। इस तरीके से इनके अंदर देखा जाता है पैतृत्व संरक्षण। इसके अलावा भ्रूणधारी समान अंग, ठीक है, जरायुस्ता विविपैरिटी भी इनके अंदर देखी जाती है। जैसे सैलामेंडर की कुछ स्पीसीज है वो डायरेक्टली शिशुओं को अपने समान नए बच्चों को जन्म देती है। विविपैरिटी ये जरायुस्ता देखी जाती है, अपने ही समान नए जनकों को नए बच्चों को जन्म देना, ठीक है। कुछ एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जो कि अंडों को नहीं देकर क्या करते हैं अपने ही समान नए बच्चों को जन्म देते हैं जो कि आकार में छोटे होते हैं, ठीक है। उनको ये बड़े होने तक पैतृत्व संरक्षण प्रदान करते हैं, डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से उनको भोजन उपलब्ध करवाते हैं, मतलब उनका परभक्षी जीवों से सुरक्षा करते हैं। इस तरीके से इनके अंदर पैतृत्व संरक्षण देखा जाता है एम्फीबियंस के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे फिश, जो स्नैक्स होते हैं रेप्टाइल्स के अंदर जो सांप होते हैं स्नैक्स, वो दो तरह के होते हैं, विषधारी और विषहीन। तो विषधारी स्नैक या जो विष पॉइजनस और नॉन पॉइजनस जो स्नैक्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, और पॉइजनस स्नैक्स के अंदर जो पॉइजन एपरेटस होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, कौन कौन से संरचनाएं होती हैं जो कि विष संरचना का निर्माण करती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। विषधारी और विषहीन सर्पों में अंतर देखिए। सबसे पहले तो जो विषधारी पॉइजनस स्नैक और नॉन पॉइजनस स्नैक्स जो होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। ऐसे स्नैक्स या ऐसे सांप सर्प जिनकी टैल जो होती है, पूंछ होती है, वो लेटरली कंप्रेस्ड होती है, पार्श्व से संपीड़ित होती है, दबी हुई होती है। ऐसे स्नैक्स, ऐसे सांप जिनकी पूंछ पार्श्व से लेटरल साइड से कंप्रेस होती है, दबी हुई होती है, जैसे पतवार होती है, नाव को चलाने वाली जो पतवार होती है उसके समान होती है। तो ऐसे सांप क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, विषधारी होते हैं ऐसे सांप। और जिन सांपों की पूंछ बेलनाकार होती है, संपीड़ित नहीं होती, ठीक है, कंप्रेस नहीं होता, कंप्रेशन नहीं होता, एकदम बेलनाकार होती है, ऐसे सांप क्या होते हैं, विषहीन होते हैं, ठीक है, नॉन पॉइजनस होते हैं। इसके अलावा ऐसे स्नैक्स जिनका सिर तिकोना होता है और जिसके ऊपर स्केल्स छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे स्केल्स से ढका हुआ होता है, ऐसे स्नैक्स क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, विषधारी होते हैं। और ऐसे स्नैक्स जिनका सिर गोलाकार होता है और बड़े बड़े स्केल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे स्नैक्स नॉन पॉइजनस होते हैं, विषहीन होते हैं। और ऐसे स्नैक्स जिनका अधर जो वेंट्रल सरफेस होती है, अधर सतह होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये कोई स्नैक है, इसकी वेंट्रल सरफेस है, अधर सतह, नीचे वाली सतह, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे स्केल्स पाए जा रहे हैं,
ठीक है, छोटे छोटे स्केल्स होते हैं इस तरह से, ये छोटे छोटे स्केल्स अगर पाए जा रहे हैं तो इस तरीके के जो स्नैक्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पॉइजनस, नॉन पॉइजनस स्नैक्स होते हैं, विषहीन, ठीक है, विषहीन सर्प होते हैं ऐसे। नॉन पॉइजनस विषहीन, और जिनके वेंट्रल सरफेस पर बड़े बड़े स्केल्स होते हैं और पूर्ण रूप से ढका हुआ होता है, ठीक है, जैसे कि इस तरीके से ये बड़े बड़े स्केल्स होते हैं, ठीक है, और इनका शरीर ढका हुआ होता है पूर्ण रूप से, ये होता है पॉइजनस, पॉइजनस विषधारी, ये विषहीन, ठीक है, ये हमने डिफरेंस की बात की है। अब देखिए इसके अलावा क्या होता है, इनमें बात करते हैं जो पॉइजनस स्नैक्स होते हैं, ठीक है, जो विषधारी सांप होते हैं उनमें उनका जो सिर होता है उस सिर पर नेत्र कोटर के पीछे की तरफ विष ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक जोड़ी विष ग्रंथियां पाई जाती है जो कि नलिकाकार या अंडाकार हो सकती है, नलिकाकार तुंबिका के समान या फिर अंडाकार बेलनाकार समान हो सकती है अलग अलग सर्पों के अंदर, ठीक है। और विष एपरेटस या पॉइजनस एपरेटस, पॉइजनस एपरेटस, ठीक है, पॉइजनस एपरेटस में क्या होता है, एक जोड़ी तो दांत पाए जाते हैं जो कि ऊपरी जबड़े से जुड़े हुए होते हैं, विष उपकरण, ठीक है, विष उपकरण, विष उपकरण, देखिए विष उपकरण क्या होता है, कुछ संरचनाओं से मिलकर बना हुआ होता है, इसमें एक जोड़ी तो होता है विषदान, विषदंत, एक जोड़ी विषदंत होते हैं जो कि ऊपरी जबड़े से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, निचला वाला जो जबड़ा होता है मैंडिबुलर, अस्थि बोलते हैं उसको मैंडिबुलरी बोन्स, और ऊपरी जबड़ा मैक्सिलरी बोन्स, मैक्सिला, ठीक है, एक जोड़ी विषदंत होते हैं, दूसरा विष ग्रंथियां होती हैं, पॉइजनस ग्लैंड्स, पॉइजनस ग्लैंड्स होती है, वाहिनिकाएं होती हैं, वाहिनिकाएं, वेसल्स, पॉइजनस वेसल्स होती हैं, वाहिनिकाएं, और विष ग्लैंड्स होते हैं, विष वाहिनिकाएं, ठीक है, ये संरचनाएं होती हैं। और इसके अलावा मसल्स होती है, ठीक है, कुछ मसल्स होती है, मांसपेशियां, देखिए ये चार प्रकार की संरचनाओं से विष उपकरण जो होता है, पॉइजनस एपरेटस होता है, उसका निर्माण होता है। जो विषधारी प्राणी, जो विषधारी स्नैक्स होते हैं, सांप होते हैं, जो पॉइजनस स्नैक्स होते हैं, उनमें विष उपकरण पाया जाता है, पॉइजनस एपरेटस पाया जाता है। जो जो विष उपकरण है चार संरचनाओं से मिलकर बना हुआ होता है। विष दंत की बात करें, पॉइजनस टीथ की बात करें, तो एक जोड़ी विष दंत पाए जाते हैं जिन सर्पों के अंदर विष उपकरण पाया जाता है। एक जोड़ी दांत ऊपरी जबड़े से जुड़े हुए होते हैं। मैक्सिलरी जो बोन्स होती है, ऊपरी जबड़े की जो अस्थि होती है, बोन होती है, उसे मैक्सिलरी बोन्स बोलते हैं, ठीक है। ऊपरी जबड़े की अस्थि से एक जोड़ी दंत जुड़े हुए होते हैं सांपों के अंदर, और जो दंत होते हैं वो तीक्ष्ण होते हैं, पैने होते हैं, नुकीले होते हैं। इनकी संरचना अगर देखी जाए तो इस तरह की संरचना ये होती है, ठीक है। तीक्ष्ण दंत होते हैं, एकदम नुकीले संरचना होती है दंतों की, इस तरह से। इसमें एक पल्प कैविटी होती है और ये रिलीजिंग एपरेटस है। यहाँ पर पॉइजनस जो विष होता है वो भरा हुआ होता है, और ये पल्प कैविटी है, ठीक है।
सबसे बाहर की तरफ इनेमल होता है, इनेमल जो कि अस्थि समान सबसे कठोर संरचना होती है। शरीर का सबसे कठोर जो भाग है, हार्डेस्ट पार्ट, इनेमल, जो कि दांत को ऊपरी लेयर होती है, जो दांत होता है उसके सबसे आउटर सरफेस पर बाहरी आवरण होता है इनेमल का, ठीक है। इसके अलावा इसके सेंटर में एक कैविटी होती है जिसे गुहिका या फिर पल्व कैविटी बोलते हैं, ठीक है। ये मज्जा गुहिका या फिर पल्व कैविटी, पल्व कैविटी या मज्जा गुहिका, ठीक है। इसके अलावा जो ये एक और कैविटी आपको दिखाई दे रही है जिसे बोलते हैं रिलीजिंग कैविटी, रिलीजिंग या जो विष भरा हुआ होता है उसको रिलीज किया जाता है यहाँ से, ठीक है। जिसको रिलीज किया जाता है, डिस्चार्ज एपरेटस। एपरेटस, ठीक है, डिस्चार्ज एपरेटस। देखिए ये तो दांत की क्या है, पूरी संरचना है। अगर इसके अनुप्रस्थ काट को हम देखें, ठीक है, इसकी जो ट्रांजिस्टिव सेक्शन है, ट्रांजिस्टिव सेक्शन, उसको अगर देखा जाए तो इसमें जो हमें दिखाई देगा वो इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। ये इसके दांत की अनुप्रस्थ काट की संरचना है, अनुप्रस्थ काट की संरचना है, ठीक है। ये पल्व कैविटी है इसकी, पल्व कैविटी, और ये पॉइजनस एपरेटस, डिस्चार्ज एपरेटस, जिसमें पॉइजन भरा हुआ होता है सेंटर में, पॉइजन या डिस्चार्ज एपरेटस, पॉइजन भरा हुआ होता है, ठीक है। इस तरीके की इसकी संरचना होती है दांत की। देखिए जो ये विष दांत होते हैं इनका संबंध होता है विष ग्रंथियों से। विष ग्रंथियां नेत्र कोटर के पीछे की तरफ, ऊपरी जबड़े में पीछे की तरफ अंडाकार या नलिकाकार संरचना में भूमिका समान ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। एक जोड़ी विष ग्रंथियां पाई जाती हैं और चारों तरफ से वो कनेक्ट मसल से, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल संकुचनशील मसल से, मांसपेशियों से वो घिरी हुई होती है, ठीक है। जब मांसपेशियों में संकुचन होता है तो उस संकुचन से जो विष ग्रंथियां हैं वो संकुचित होती हैं और विष ग्रंथियों के अंदर जो विष होता है, पॉइजन होता है, वो रिलीज होकर वाहिनिकाओं से होते हुए विष दंत तक पहुंचता है और विष दंत से जो ये डिस्चार्ज एपरेटस है यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। देखिए मांसपेशियां घेरे रखती हैं विष ग्रंथियों को, मसल्स होती है, ठीक है, विष ग्रंथियों को घेरे हुए रहती है। विष ग्रंथियों का संबंध होता है वाहिनिकाओं से, वेसल से। विष ग्रंथियां वाहिनिकाओं से जुड़ी हुई होती है वेसल से, ठीक है। नलिका की समान संरचना है वाहिकाएं, ये नलिका की समान संरचना वाहिकाएं विष ग्रंथियों से विष को विष दंत तक लेके आती है, ठीक है, विष दंत तक लेके आती है और जो डिस्चार्ज एपरेटस है इससे होते हुए दंत यहाँ से रिलीज होता है। जब भी डसने के लिए या सर्पदंत करने के लिए सर्पदंत करने के लिए जो स्नैक है सर्प वो तैयार होता है तो उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, ठीक है। ये क्या है, सीक्वेंस कुछ परिवर्तन देखे जाते हैं सीरीज रूप से। जब भी कोई सर्पदंत करता है तो उसकी जो ऊपरी जबड़े की कोशिकाएं हैं, जो मसल्स है, मांसपेशियां हैं, वो संकुचित होती हैं। संकुचित होने के कारण से उसका जो मुख है वो खुल जाएगा और जो ये दांत होते हैं विष दंत, ये क्या है, चलायमान होते हैं, ठीक है। ये मोटाई होते हैं। जब स्नेक का या सांप का मुख बंद होता है तो ये दांत पीछे की तरफ बंद हो जाता है। जैसे कि ये कोई मुख है,
सांप का, और ये दांत है, ठीक है। तो ये पीछे की तरफ बंद हो जाता है ऐसे, और जैसे ही मुख खुलेगा तो ये दांत पीछे की तरफ से निकलकर ऐसे आगे आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए ये कोई सर्प है, ये इसका मुख है, ठीक है। और ये माउथ है, ऊपरी जबड़े पर यहाँ पर सर्पदंत होते हैं 2, ठीक है। ये पीछे की तरफ बंद हो जाते हैं, चलायमान होते हैं, गतिशील होता है, ठीक है। जब मुख बंद होता है तो जो ये दांत होता है ये ऊपरी जबड़े से चिपके हुए रहते हैं। जैसे ही मुख खुलेगा, देखिए यहाँ पर मैं मुख खोल के बता रहा हूँ आपको, ये मुख खुला, ठीक है। तो ये जो दांत है ये इस तरीके से आगे आ जाता है, ठीक है। इस तरह से ये आगे आ जाता है। इनमें जो मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है, उनमें खिंचाव होता है। खिंचाव होने के कारण से जो क्वाड्रेंट है, जो मैक्सिलरी ग्लैंड, मैक्सिलरी जो बोन्स है उसकी मांसपेशियां खींचेंगी, तो इनके खिंचाव से जो दांत होते हैं ये बाहर की तरफ खींच जाते हैं, विसर्जन बाहर की तरफ खींच जाते हैं और सर्पदंश के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। इसके पश्चात जब ये दंश करता है, पीड़ित व्यक्ति के कहीं पर दंश करता है, तो उसकी स्किन में इन तीक्ष्ण दांतों को से आघात किया जाता है और गहराई तक प्रवेश करा दिया जाता है दांतों को, ठीक है। जब दांत उसके शरीर में, पीड़ित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो जो ये विष ग्रंथियां होती हैं, पॉइजन ग्लैंड्स होती हैं, ये चारों तरफ से घिरी हुई होती है, मसल से, कॉन्ट्रैक्टिव मसल से, मांसपेशियों से, उनमें खिंचाव होता है। खिंचाव होने के कारण से जो पॉइजनस ग्लैंड्स है, विष ग्रंथियां हैं, वो संकुचित होती हैं। संकुचित होने से विष ग्रंथियों के अंदर जो पॉइजन है, जो विष है, जहर है, वो रिलीज होकर वहां से निकलकर वाहिनिकाओं से होते हुए, नलिका नामक, नलिका के समान संरचनाएं होती हैं, वेसल्स, ठीक है, वाहिनिकाओं से होते हुए विष ग्रंथ तक पहुंच जाता है, ठीक है। और विष ग्रंथ तक पहुंचने के बाद में जो डिस्चार्ज है एपरेटस, यहाँ से डिस्चार्ज एपरेटस से होते हुए विष को निष्कासित कर दिया जाता है, पीड़ित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, और जो पीड़ित व्यक्ति है वो क्या हो जाता है, 10 सर्पदंश से ग्रसित हो जाता है। सर्प का जो विष होता है वो पीड़ित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है और वो घायल हो जाता है। इस तरीके से विष उपकरण के द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए सर्पदंश किया जाता है सर्पों के द्वारा, ठीक है। अब देखिए जो सर्पदंश है, जो जहर होता है, जो विष होता है, वो 2 तरह का होता है, ठीक है। 2 तरीके का होता है। एक तो है न्यूरोटॉक्सिक या जो कि तंत्रिका के ऊपर आघात करता है, जीव की तंत्र को प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके श्वसन तंत्र को, जो उसका श्वसन क्रिया है उसको बाधित कर देता है और जीव की मृत्यु हो जाती है। ऐसे इसको कहते हैं न्यूरोटॉक्सिक, जो कि नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिक या तंत्रिका प्रभावी विष। दूसरा होता है हीमोटॉक्सिक, जो कि उत्तकों को क्या करता है, ग्रसित करता है, उत्तकों को नष्ट कर देता है। ऐसा विष जो कि जीव के उत्तकों को नष्ट कर देता है और अधिक से अधिक मात्रा में रुधिर का स्राव होता है, ठीक है। रुधिर का स्राव होता है, रुधिर की कमी के कारण उस जीव की मृत्यु हो जाती है। ऐसे विष को कहते हैं हीमोटॉक्सिक, ठीक है। 2 तरह के जो विष होते हैं वो देखे जाते हैं। इस तरीके से इनके अंदर होता है, ठीक है। आज की क्लास में हमने बात की है पैरेंटल केयर इन एम्फीबियंस, उभयचर प्राणियों में बेहतर संरक्षण। फिर उसके बाद में जो विषधारी है और विषहीन सर्प है उनमें डिफरेंस देखा है हमने। इसके बाद में जो पॉइजनस एपरेटस है, विष उपकरण है, उसका 4 प्रकार की संरचनाएं हैं, वो मिलकर उसका निर्माण करती है। विषदंत, विष ग्रंथियां, वाहिनिकाएं, मांसपेशियां। इसके बाद में किस तरीके से डिस्चार्ज होता है, 2 टाइप के जो पॉइजन है वो होते हैं हीमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।